गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 15 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। दैट इज़ द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स स्पेशल लाइफ स्टॉक पैकेज विद रिवाइजिंग एंड रीअलाइनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्कीम्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्शन के अंडर जाएगी, अंडर इकोनॉमी GS 3। फाइन। तो अभी जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जितनी भी जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर 3 हेड्स में उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब आप देखते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि हमें कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। देखो ऑफ कोर्स हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हम कुछ स्कीम्स चला रहे हैं। तो उन स्कीम्स में कुछ 3 चीज़ों में हमने उनको कैटेगोरिकली कर दिया, डिवाइड कर दिया कि जिसमें सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे में हम जो डिजीज़ या जो हेल्थ कंट्रोल है उस पर ध्यान दे रहे हैं, तीसरे में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से जो स्कीम्स हैं उनको हमने मेजरली 3 डिवीज़न कर लिया। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से स्कीम्स हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन या फिर लाइफ स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, एक तरह के कुछ इसके अंदर स्कीम्स हैं गाइस। तो अब आपको हर एक स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एक बार गूगल करना, क्योंकि हम डेली तो कभी जो भी आती न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा सेकेंड है दैट इज़ अ लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल। फाइन। तो इसको रीनेम कर दिया है, पहले इसका नाम था डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो अभी इसका नाम ये कर दिया है, जिसके अंदर हमने कुछ प्रेजेंट स्कीम्स उनको ऐड किया, जैसे लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल स्कीम और साथ में नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। फाइन। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ऑफकोर्स जो भी आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अगर आप कुछ लाइक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ये सब चाहिए, तो इन सब में हम क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। इसको फॉर्म किया गया बाय मर्जिंग द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और साथ में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो भी किस किस को मर्ज करके बनाया गया। तो यू शुड नो दैट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और दूसरा है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जिसमें हमने कुछ प्रेजेंट स्कीम्स को इंक्लूड किया सो दैट हम क्या कर सकें, जो डेयरी कॉपरेटिव्स हैं या फिर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर जो उनका काम डेयरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, मतलब कि दूध वगैरह में या दूध दही वगैरह में, उन सबको हम क्या कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। फाइन। इसके अलावा क्या जो फाइनेंशियल कमिटमेंट, मतलब कि इन सब में गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है कि वो 9800 करोड़ रुपीज़ क्या करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी अगले 5 सालों में, जिसकी जो स्टार्ट होगी 2021-22 से लेके। और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब लाइफ स्टॉक सेक्टर में, वो नियर अबाउट 54,618 करोड़ है, जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वेस्ट करेगी। मतलब कि सिंपल बात है, टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 54,000 करोड़ है, लेकिन उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना कंट्रीब्यूट करेगी वो 9800 करोड़ करेगी। बाकी धीरे धीरे कुछ और इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, स्टेट कोऑपरेटिव्स करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे या फिर जो भी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फाइन। एम क्या है, आपको अब न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। एम यही है कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। लाइक अगर आप देखना कि जो गाय एक यूएसए में, जो इंडिया में है, तो यूएसए में जो गाय की प्रोडक्टिविटी है, जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप ईयरली देखो, एनुअली देखो, इंडिया में कम है। ठीक है, तो हमें वो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और वो कंजर्व करना है। और वो हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनको डिजीजेस कंट्रोल करना है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए क्रिएट करना है। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज द कैबिनेट एक्सटेंड द टर्म ऑफ द कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ विद इन अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS थ्रू। अभी क्या है, हमने क्या किया है, जो 11th एक्सटेंशन ऑफ द term of the commission for 6 months shall enable the commission to submit a comprehensive report on a issue of सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। देखो आपने देखा होगा गाइस, OBC के अंदर कैटेगराइजेशन होता है, लाइक क्रीमी लेयर हो गया, नॉन क्रीमी लेयर हो गया। तो अब क्या किया है, जो OBC कमीशन है, जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, वो क्या करेगा, अब उनको 6 महीने और एक्स्ट्रा दे दिए हैं कि अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करने का 6 महीने एक्स्ट्रा दे दिया है। डेडलाइन बढ़ा दी गई है कि आपको कैटेगराइज करना है या नहीं करना है इन सब पे। फाइन। देखो इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने 4 मेंबर का कमीशन बनाया था, जिसको हेड किया गया बाय द जस्टिस जी रोहिणी इन 2017। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट पूछ लेता है कि जस्टिस जी रोहिणी को किसके द्वारा जो हेड किया गया है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, या पूछ लेगा जो ये बनाया गया कमीशन उसको किसके द्वारा हेड किया गया। किसी भी वे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये बनाया गया था 2017 में, 4 मेंबर का कमीशन, किसके अंडर आर्टिकल 340, जिसका एम है कि हमें क्या करना है, OBCs के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उनको इक्वली शेयर किया गया। अगर आपको पता होगा गाइस, 27% रिजर्वेशन हम OBCs को देते हैं, और अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो OBCs क्लास के अंदर फॉल होती है, लेकिन उसके अंदर भी माना जाता है एक डाटा के अकॉर्डिंग कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि मतलब कि जो OBCs में भी
जो अपर क्लास है वही सिर्फ उनका बेनिफिट ले पाती है, सब नहीं ले पाते। तो इसका एम है कि हमें क्या करना है, ओबीसीज के अंदर भी जो बेनिफिट्स सब लोग इक्वली शेयर कर सके, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक कास्ट क्या करे ज़्यादा उसका बेनिफिट ले ले। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कमीशन को में क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो क्या करता है, बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस पे इन्वेस्टिगेट करता है। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो 1953 में सेटअप किया गया था, किसके अंडर, काका कलेकर, और दूसरा किया गया था 1979 में अंडर बीपी मंडल। तो गाइस नॉर्मली जो बच्चे हैं वो पहला मंडल लगा देते हैं, जबकि काका कालेकार है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला कमीशन काका कालेकार है। आप वैसे आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको इतना पता होगा। अब इस कमीशन का काम किया, सबसे पहले क्या करेगा, अभी आपको बताया 27% रिजर्वेशन मिलती है जॉब्स और एजुकेशन में, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उनका बेनिफिट उठा पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बेनिफिट्स का, उनको हमें क्या करना है, एड्रेस करना है। दूसरा हमें क्या करना है, ओबीसीज को हम किस तरह से सब कैटेगराइज कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया पे क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या नॉर्म्स या पैरामीटर्स हैं, उनको हमें डिफाइन करना है। इसके अलावा ओबीसीज में कलेक्टिव टर्म है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा कास्ट को क्लासीफाई करते हैं जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजेनियस ग्रुप है, नियर अबाउट मोर देन 33,000 कास्ट इसमें इंक्लूड हैं, ये आपको पता होगा। काफ़ी जाति, काफ़ी सब कास्ट हैं जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से बैकवर्ड है, तो उनको इसमें हमने इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है सेंटर इशू डायरेक्शन रिगार्डिंग द डीएमएफ, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। तो कहीं हम वैसे पढ़ते हैं काफ़ी बार, ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, जो MMDR एक्ट आया था, दैट इज द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट 2515। तो इन्होंने क्या किया था, देखो 2015 में ये एक्ट आया था, इसको अमेंड किया गया था MMDR एक्ट को। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया था, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल दिया था कि आपको, मतलब कि सपोज करो कहीं एरिया जैसे होते हैं, जैसे उड़ीसा का हो गया, झारखंड का हो गया, जहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब कि खान खजाने होती हैं, मतलब कि ये खाने होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वहाँ के जो लोग हैं ना, जो उस एरिया में रहते हैं, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। तो उन स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को एस्टेब्लिश करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, उस पैसे से वहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए हम उसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है, विच आर अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 मैंडेटेड द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। अभी क्या जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा किन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा, ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट यूजिंग द फंड्स। मतलब कि ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट नाम से समझ में आ रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये फंड होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। फाइन, अब क्या हुआ, जो MMSR एक्ट 2021 ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो क्या कर सकता है। अब सेंटर के पास पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है, किसको, कि किस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर जो पैसा है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। इसका मतलब अभी क्या, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी पावर यूज़ करके क्या क्या कर सकता है, मतलब क्या क्या डायरेक्शंस इशू कर सकता है। सबसे पहले क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कहाँ पैसा क्या यूज़ हो रहा है उनको अच्छे से देख सकता है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस इन रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय द DMF। इसके अलावा कोई भी फंड DMF से स्टेट के फंड में खुद ट्रांसफ़र नहीं होगा, और या फिर चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है या फिर कोई भी फंड स्कीम्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप नो सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द फंड ऑफ DMF शैल बी डन एट द स्टेट लेवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट लेवल एजेंसी। मतलब कि यह सिंपल बात की, अगर आप DMF से कोई भी बाहर खर्चा नहीं कर सकते, मतलब कि ये नहीं कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के कहीं किसी में पैसा लगाना है लेकिन आप DMF से पैसा नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ जो डायरेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है। फाइन, इशू क्या है, ये एक तरह का यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया, जिसमें हमने कहीं ना कहीं जो स्टेट के खुद की फिजिकल पावर्स है उसको हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, कम किया है, और कॉन्स्टिट्यूशनली उनको अंडरमाइन किया है, विच डिफाइंड रोल इन द गवर्नेंस। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ द 3 स्कीम्स। अब हम जरा देखते हैं वो 3 स्कीम्स किससे रिलेटेड है। तो गाइस अब ये स्कीम इकोनॉमी में भी कवर हो सकती है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी कवर हो सकती है। फाइन, डिपेंड करता है वो स्कीम किससे रिलेटेड है। सबसे पहली स्कीम है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। अब इसको एक्सटेंड कर दिया मार्च 2026 तक। तो गाइस ये वाली जो मिशन है या फिर ये वाली जो स्कीम है वो हमारी
पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमने लॉन्च की थी 1993-1994 में, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि किस तरह से हम स्टेट के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे फॉर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, लोकल लेवल पे जो आपकी जुडिशरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स हो गए, तो उनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप करेंगे, जैसे कोर्ट बिल्डिंग्स हो गया, डिजिटल कंप्यूटर रूम हो गए, ये सब। तो अपग्रेडेड नया विकास 2 आया था, वेब पोर्टल आया था और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आई है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मॉनिटरिंग द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। मतलब कि हमारा एम क्या था कि हमें क्या करना है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को प्रमोट करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो इसको हम कैसे ट्रैक करते हैं कि उसमें कितनी प्रोग्रेस है, किस में नहीं है, वो हम इस वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। कैबिनेट ने इसके लिए 50 करोड़ पे भी अप्रूव किए थे। अगर हम ग्राम न्यायालय इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं जो एस्टेब्लिश हुई, वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राम न्यायालय किसके अंडर एस्टेब्लिश हुई थी, अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, जिसके अंदर यही था कि रूरल एरियाज़ में जो स्पेशली लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम जल्दी डिस्पोज करें और जस्टिस डिलीवर करें। बेनिफिट्स क्या है, इससे हम क्या करते हैं, अपना जो डिजिटल इंडिया या फिर जो डिजिटाइजेशन है उसकी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करते हैं। और इम्पिटस मतलब एक तरह का एक पंप देना, बूस्ट करना, फाइन। हम ओवरऑल फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस जुडिशरी की इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ग्राम न्यायालय को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और हम एक आम आदमी को डोर स्टेप पे हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट है स्कीम दैट इज़ अ रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज विच इज़ एक्सटेंडेड टिल मार्च 2024। तो गाइस अगेन ये जो हमारी न्यूज़ है किसके अंडर कवर होगी, पॉलिटी में, ठीक है। ये वाली जो पर्टिकुलर न्यूज़ है इवन की इकोनॉमी में भी हो सकती है। अभी के जो रिबेट ऑफ स्टेट लेवेज है ये लॉन्च हुई थी 2016 में, जिसके अंदर ये बोला था जो भी अपैरल मतलब जो गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं या उनको रिफंड किया जाएगा एम्बिटेड टैक्सेस एंड लेवेज। बस सिंपल बात है, सपोज करो आप क्या करते हो, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो किसी और कंट्री में, सपोज करो नेपाल में कर रहे हो या बांग्लादेश में कर रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है ना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर भी आपको कुछ टैक्स लगता है या आपको कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है, फाइन। एक सेकेंड, यस है। तो मैंने अभी क्या बोला, सपोज करो आप क्या है मतलब एक्सपोर्ट करते हो, कपड़े एक्सपोर्ट करते हो किसी भी नेबरिंग कंट्री में। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको भी कुछ टैक्स देना पड़ता है, लिवाई देना पड़ता है। तो अंडर दिस स्कीम दैट इज़ द रिबेट ऑफ स्टेट लिवाइज, रिबेट का मतलब वापस देना आपको, ठीक है। तो सपोज करो आपने 100 रुपये के कपड़े एक्सपोर्ट करें तो आपको ऊपर 10 रुपये का टैक्स लग गया, तो 10 रुपये आपको इस स्कीम के अंदर वापस गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिबेट ऑफ स्टेट लिवाई, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में। 2019 में हम न्यू स्कीम लेके आए जिसका नाम था रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाई, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या करनी पड़ेगी, इशू करनी पड़ेगी फॉर द वैल्यू ऑफ एम्बिटेड टैक्सेस एंड लिवाइज कंटेन्ड इन द एक्सपोर्ट। सपोज सिंपल बात ये, अगेन अगर आपने 100 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट करी तो आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मतलब एक तरह का रसीद आपको इशू करनी पड़ेगी, जिसमें आप ये शो करो कि हाँ मैंने इतने रुपये का टैक्स भरा है, 10 रुपये का टैक्स भरा है तो आप मेरे वापस कर दो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्टर उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब ये सपोज करो अब आप कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हो, सपोज करो आपने कपड़े तो एक्सपोर्ट कर दिए लेकिन आप सिमिलरली कुछ साथ के टाइम पे कुछ इंपोर्ट भी करो। अब आपके 10 रुपये तो आपने दे दिए ना, अब आप ये 10 रुपये गवर्नमेंट से वापस लेने की जगह जब आप इंपोर्ट पे जो आपको ड्यूटी लग रही है आप वहाँ पे भी पे कर सकते हो। समझ में आ गई आपको, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइन, ये आप कर सकते हो। अब इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये कि हम क्या कर सकते हैं, अगले 3 साल तक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी बना सकते हैं। इसके अलावा जो लो डेवलपिंग कंट्री नेशंस हैं या फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन नेशंस, उनके अंदर हम एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ा सकते हैं, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं और जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल आयुष मिशन, ये गाइस हेल्थ के अंडर जाता है जिसको एक्सटेंड करते हैं मार्च 2026 तक। अभी क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका काम ये था, आपको पता ही होगा, हमें क्या करना है, आयुष मेडिकल सिस्टम जैसे जो भी आयुर्वेदा से रिलेटेड है वो प्रमोट करना है थ्रू द कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज। हमें अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करना है जैसे एजुकेशन सिस्टम, फार्मेसी, लेबोरेटरी। इसके अलावा हमने क्वालिटी कंट्रोल और सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ आयुष जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको उनकी अवेलेबिलिटी लोगों तक रहना है। अब इसका क्या बेनिफिट है, ऑफकोर्स आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज का बेटर लोग एसेस कर सकते हैं। आयुष सेक्टर में जो एजुकेशन की कमी है वो इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो रिड्यूस होंगी अगर हम आयुष सिस्टम का यूज़ करेंगे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है
सेंटर्स न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो वो बोले हम एसओपी, आई थिंक आपके कॉलेजेस में भी ऐसे आते होंगे एसओपीज़ वगैरह। तो एसओपी इशू की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, जिसका काम किया है। और ये एसओपी मिनिस्ट्री के द्वारा कब इशू की गई है? जब एनजीटी ने ऑर्डर दिया, दैट इज़ अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि अगर कोई वायलेशन करता है एनवायरमेंटल तो उन पे पेनल्टी लगेगी। फाइन। तो ये ऑर्डर किया एनजीटी ने मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री ने तभी एसओपी इशू कर दी। अब क्या न्यू नॉर्म्स है? अब कब आप एनवायरमेंट वाइल, अब थोड़ा एक बार एनजीटी के मैं पढ़ लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, सेटअप हुई थी अंडर द एनजीटी एक्ट 2010, जिसका काम यही है कि कोई भी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड केसेस हैं, या फॉरेस्ट को कंजर्व करना, या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, उनको जल्दी क्या करना? डिस्पोज करना। फाइन। अब हम जरा देख लेते हैं जो कौन कौन से न्यू नॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वायलेशन केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो सेंटर और जो स्टेट लेवल पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज़ हैं, वो देखेंगे कहाँ पे वायलेशन हो रहा है, उन केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, इंक्लूडिंग कुछ पब्लिक से रिसीव करेंगे, या फिर विच आर नॉट इशू या रिन्यू कंसेंट टू ऑपरेट, जिन्होंने अभी तक एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, अभी तक मतलब कुछ ऐसी कंपनीज हैं या एंटिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने अभी तक एनवायरमेंट क्लियरेंस इशू नहीं किया, तो उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो आइडेंटिफाई करेगी। इशू क्या है, किस तरह से कंप्लेंट्स को बनाना है, हैंडल करना है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, ये हमारी एक दिक्कत है। सेकेंड है किस तरह से वायलेशन केसेस को हैंडल करेंगे। इसमें कुछ एक्शंस को डिफाइन किया जाएगा, क्या एक्शंस लिए जाएंगे अगर कोई पर्टिकुलर बंदा वायलेट करता है। डिपेंड करता है कि उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस का क्या स्टेटस है, अभी तक उसने ऑब्टेन नहीं किया, या प्रोजेक्ट अभी एक्सपेंशन के अंडर है, डिपेंड करता है वो किस स्टेज पे। ठीक है, तो गाइज ये ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एनवायरमेंट क्लियरेंस का भी क्या स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है कि उस पर क्या एक्शन लेना होगा। इश्यूज़ क्या है, एक्शन जो भी लिए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता। फाइन। अब देखो कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो गया, सपोज करो आपको सड़क बनानी है और कोई वो किसी फॉरेस्ट में से जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपको वहाँ से एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा ना। अब वो अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, अगर आपने कुछ वायलेशन किया है, तो वो देखेंगे कि अभी उसका क्या स्टेटस है, जो आपने दे रखा है कि वो किस स्टेज पे है, आपको मिला है अभी नहीं मिला, ये सब देखते हैं। पेनल्टी क्या मिलेगी वायलेटिंग केसेस में? पेनल्टी विल बी हाफ्ड अगर सो मोटो एक्शन लिया जाए, मतलब अपने खुद अपनी मर्जी से लिया जाए। दिस में इंस्टीट्यूशनलाइज वायलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पोल्यूटर पेज होम। ठीक है, डिपेंड करता है कितना आपने भुगतान किया उस हिसाब से, मतलब कितना आपने वायलेशन किया उस हिसाब से आपको सज़ा मिल जाएगी। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया। अभी क्या है, ये जो स्कीम है, ये स्कीम प्रोवाइड करेगी नियर अबाउट सब्सिडी सपोर्ट कितने करोड़ की? 1624 करोड़ की अगले 5 साल के लिए टू डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर फ्लोटेड बाय द मिनिस्टर्स। ठीक है, फ्लैगिंग ऑफ शिप का मतलब क्या है कि हर एक जो मर्चेंट शिप है, मर्चेंट शिप मतलब कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करवा रहे हो, जो भी है, हर एक जो मर्चेंट शिप है उसको पहले अपनी स्टेट के साथ रजिस्टर्ड कराना होगा, अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, जहाँ पे भी वो चाहते हैं, अगर वो सपोज करो कोई अगर राजस्थान के, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर काम कर रहा है या गुजरात में उसने काम करा, तो वो गुजरात के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। तो सभी जो मर्चेंट शिप्स है पहले उसको अपनी स्टेट के साथ रजिस्टर कराना होगा, और उस शिप को देन एक उस पर्टिकुलर स्टेट का फ्लैग कैरी करना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो उस स्कीम के अंडर उस पर्टिकुलर शिप को अगले 5 सालों में कुछ सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल सब्सिडी की सपोर्ट बोली जा रही है 1624 करोड़, ये नहीं किसी पर्टिकुलर बंदे को मिल रहा है। ऑफकोर्स अगर हम इंक्रीज इन इंडियन फ्लीट, तो इसमें इंडियन फ्लीट अगर ऑफकोर्स हम ज़्यादा शिप्स को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑफकोर्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, क्योंकि जो इंडिया की शिप्स हैं उसमें अभी भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, लोग कम हैं, और इस पॉलिसी को अनाउंस किया जाएगा 2021-22 के बजट में। नेक्स्ट है सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी का जो आई-टेक 2000 है वो क्या करता है कि अगर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो उनको लीगली रिकोगनाइज करता है। फाइन, लाइक अगर आप अपने फ़ोन के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन करते हो या लैपटॉप के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो, तो इसको लीगल एक मतलब कि लीगली कवर किया गया है, और अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको वो पेनल्टी भी लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बताया था 24/2015 में एक केस था, दैट इज द श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने 66A सेक्शन को हटा दिया गया था, और ये बोला था कि ये कहीं ना कहीं जो सेक्शन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं क्या करता है, वायलेट करता है। आई थिंक हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। अभी क्या नाउ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं वो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को बोल रही हैं
कि और बोल रही हैं कि हर एक स्टेट को बोले कि अपने अपने पुलिस स्टेशन में बोलो कि उनको अंडर सेक्शन 66A के अंडर कोई भी केस को रजिस्टर नहीं कराना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपील हो चुका है। अब जो चीज़ ऑलरेडी रिपील हो चुकी है तो उसके अंडर अब केस रजिस्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी क्या जो RBI है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ड्राफ्ट इशू किया है ऑन इशू एंड रेगुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अभी क्या इसके अंदर क्या है, जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अलाउड कर दिया कि वो क्या कर सकते हैं, वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मतलब देखो अब ये काम करता क्या है, कोई शेयर इशू क्यों करता है, क्योंकि अगर सपोज करो कोई मेरी कंपनी है, अगर मैंने शेयर इशू किया तो आप क्या करोगे, मेरे शेयर खरीदोगे, तो शेयर खरीदोगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा, मुझे होगा, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। फाइन, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी शेयर को इशू करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल अपनी रेस कर सकते हैं विद इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, और ये वहीं पे इशू कर सकते हैं जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट करते हैं, एक पर्टिकुलर या मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो 2 या 3 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे होते हैं, उनके मेंबर्स उनके कस्टमर्स होते हैं। फाइन, नेक्स्ट है लॉन्गेविटी फाइनेंस। अभी क्या जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैं, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है जो रिकमेंड करेगी किस तरह से हम लॉन्गेविटी फाइनेंस सबको डेवलप कर सकते हैं। अब जरा ये होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हमें ऐसा लॉन्गेविटी फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है। देखो ग्लोबल एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि सिल्वर जनरेशन में, मतलब कि जो लोग अभी 60 साल के या उससे ज़्यादा हैं, वैसे लोग हमारे अभी तक वर्ल्ड में 1 बिलियन लोग हैं, जिस पे हमें नियर अबाउट $15 ट्रिलियन स्पेंड करते हैं। तो इसलिए हमें मेडिसिनल साइंस की डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, लोगों की लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकें और उनकी लॉन्गेविटी बढ़ा सकें। लॉन्गेविटी का मतलब क्या है, जो लोगों की लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना, तो इसके लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि सिल्वर जनरेशन में 1 बिलियन पीपल हैं जिनकी एज अभी 60 साल से ऊपर है। फाइन, तो अगर हमें इन लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ानी है तो हमें नियर अबाउट $15 ट्रिलियन क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो किस में, मेडिसिन साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये। ठीक है, अभी क्या ये जो डेमोग्राफिक चेंज है वो न्यू चैलेंजेस ओपन कर सकता है इन एरियाज ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। फाइन, नेक्स्ट है सोलर स्टॉर्म और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये न्यूज़ में था, आई होप आपको याद होगा अगर न्यूज़ में होगा। अभी क्या है, माइनर, ये माइनर है, मतलब ये जो बोला गया ये सोलर स्टॉर्म आएगा, ये माइनर किस्म का है, जिसको क्लासीफाई किया है किसके द्वारा, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और ये बोला था कि ये जो स्टॉर्म है ये अर्थ को हिट कर सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल पावर फ्लो, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कुछ मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ सोलर जो विंड्स हैं वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज होती है जो अर्थ के एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। फाइन, तो सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म्स होती हैं जो सोलर सिस्टम के थ्रू ट्रैवल होती है, और ये विजिबल भी होती है हेलो में अराउंड द सन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, और जब पार्टिकल कोई भी अर्थ एटमॉस्फेयर को हिट करता है, जिसको हम ऑरोरा बोरियलिस भी बोलते हैं और ऑरोरा सिरिस। अब इसका मतलब क्या गाइस, देखो कुछ जो पार्टिकल्स हैं जो अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फेयर में हिट करते हैं उनको हम ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और जो साउथर्न हेमिस्फेयर में हिट करते हैं उनको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का चीज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखना है। बाकी आप एक बार अच्छे से पढ़ना व्हाट आर ऑरोरा, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। फाइन, सोलर फ्लेयर्स या जो हाई स्पीड सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, ये एक तरह की सब सोलर एक्टिविटी होती है जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है विकास इंजन फॉर द गगनयान। अभी क्या है, इसरो के जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स था महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वो सक्सेसफुली कैरिड आउट, उसने सक्सेसफुली 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट रन कर लिया है ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन। विकास इंजन एक हाई थ्रस्ट इंजन है जिसका एम यही था कि इंडिया के जो लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV, GSLV, SSLV, उनकी लिफ्टिंग पावर को इंक्रीज़ करना। लाइक अगर जो PSLV है वो ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर पाता ना, इसलिए हम GSLV यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो हमें क्या करना है, जो इंडिया की लॉन्च व्हीकल्स हैं उनकी लिफ्टिंग पावर को इंक्रीज़ करना है। तो विकास इंजन का काम यही होगा कि वो क्या करेगा, उनकी लिफ्टिंग पावर को इंक्रीज़ करेगा। प्रेजेंटली ये टेस्ट हमने किस पे किया गया, GSLV M के 3rd पे, और ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसने गगनयान 2 को क्या किया था, लॉन्च किया था 2018 में। फाइन, जिसमें हमारा काम था ह्यूमंस को सेंड करना टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू अर्थ। लास्ट न्यूज़ है
Fit for 55 legislation. अभी क्या with the vision to make Europe the first climate neutral continent by 2050 and to reduce emissions by 55% in 2030, यूरोपियन यूनियन ने फिट फॉर 55 लेजिस्लेशन रूल को अनवील किया। सिंपल बात यह कि यूरोप चाहता है कि वो पहला कॉन्टिनेंट बने जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बने, जहाँ पे कार्बन ना हो और साथ में वो एमिशंस को 55% तक रिड्यूस कर सके 2030 तक। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने एक नया गोल, एक नया कमिटमेंट रिवील किया जिसका नाम है फिट फॉर 55 लेजिस्लेशन। मतलब कि 55% हमें एमिशंस को रिड्यूस करना है 2030 तक। इसमें कुछ इन्होंने नंबर ऑफ इनिशिएटिव लिए हैं ताकि जिसमें क्या है, कार पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कैप्स लगाई जाएंगी, न्यू नेशनल लिमिट्स पुट की जाएंगी, गैसेस की बिल्डिंग से कितनी लिमिट में गैसेस आप एमिट कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, ब्लॉक एमिशन की जो ट्रेडिंग स्कीम है उनको बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके अंदर कंपनीज गैसेस के लिए पे करती थी, दे सेंट इनटू द एयर। इसके अलावा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लिखा है जिसमें फॉरेन कंपनीज पे कुछ टैक्स लगेगा अगर वो किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज करते हैं, नोटेबली स्टील प्रोडक्ट्स के। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।